भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे सदस्य की, ऐसे नेता की जो आजकल अपनी पार्टी के विरुद्ध तो बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ देश की छवि खराब करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मेरी बातों से आपने पहचान लिया होगा मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। जी हां साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं सत्यपाल मलिक की, जो पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, देश के बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन आजकल कुछ अलग ही लय में चल चुके हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। सत्यपाल मलिक के बारे में कहानी शुरू करने से पहले इनका थोड़ा राजनीतिक इतिहास, थोड़ी सी इनकी राजनीतिक बैकग्राउंड। ये अलग अलग दलों में भी रहे हैं, ये सपा में भी रहे हैं, जनता दल में भी रहे हैं, ऐसे विभिन्न दलों से होते हुए ये भाजपा में भी काफी लंबे समय तक इन्होंने काम किया। दोस्तों, इनकी राजनीति शुरू होती है 1974 से, जब इनको एक राजनीतिक पहचान मिलती है बड़े पद पे। ये बनते हैं यूपी विधानसभा से एमएलए, विधायक बनते हैं, क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं 74 में। फिर 1980 आते आते इनको बना दिया जाता राज्यसभा से सांसद, और काफी लंबे अरसे तक ये राज्यसभा से सांसद रहते हैं। 1989 आते आते अलीगढ़ से इनको लोकसभा की टिकट मिलती है, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। ये लोकसभा में पहुंच जाते हैं सांसद बन के। फिर समय बीतता रहता है, ये राजनीति में विभिन्न विभिन्न पदों पे रहते हैं, संगठन में भी, संगठन से बाहर भी। 2012 में इनको एक बड़ा जिम्मेवारी बड़ी दी जाती है भाजपा की तरफ से, और वो जिम्मेवारी क्या थी? वो थी ये राष्ट्र के, इंडिया के, भारत के भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं पार्टी द्वारा। और 2014 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनती है आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में। 2017 में इनको पार्टी की तरफ से गवर्नर बनाया जाता है, देश के गवर्नर बन जाते हैं। एक प्रदेश के, बिहार के, इनको गवर्नर बना दिया जाता है। 2017 में गवर्नर बनते हैं। फिर 2019 में ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर लगा दिए जाते हैं, और 2020 आते आते ये गोवा के गवर्नर लगते हैं। फिर 2022 तक ये मेघालय के गवर्नर, ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रदेशों के ये गवर्नर रहते हैं। अब 2022 के बाद कहानी यहां से थोड़ी सी चेंज होनी शुरू होती है। 2022 के बाद ये क्या बन जाते हैं साथियों? ये बन जाते हैं झूठ बोलने की एक मशीन, या झूठ बोलने की एक फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। हरियाणा का एक आपको किस्सा सुनाता हूं। जब ये गवर्नर थे, तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था, आप सभी को पता है। उस टाइम ये हरियाणा की दादरी में एक जनसभा को संबोधित करते हैं। बहुत बड़ी अच्छी खासी एक जनसभा होती है, ये बंद कमरे की बात नहीं मैं बता रहा हूं, ये जनसभा की बात बता रहा हूं। जनसभा को ये संबोधित करते हैं, और साथियों वहां पे बहुत ही छोटी बात करते हैं। ये क्या वाक्य सुनाते हैं? ये कहते हैं भाई, ये प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाते हैं, क्योंकि वहां पे इन्होंने अपने आप को किसान का बहुत बड़ा एक नेता और हितैषी बताना था। तो उस करके एक इन्होंने स्टोरी नरेट करी कि भाई मोदी जी से मिलने जाते हैं, और मोदी जी को जाके कहते हैं भाई किसान आंदोलन में बहुत व्यक्ति जो हैं वो मारे गए। और आगे से मोदी जी क्या जवाब देते हैं इनके हिसाब से कि भाई मेरे करके तो मारे नहीं गए, आप अमित शाह से जाके बात कीजिए। तो ये चले जाते हैं अमित शाह के पास। अब अमित शाह जी के पास से जब ये जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोदी जी और अमित शाह का जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। रिस्पेक्ट भी है एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के काम की इज्जत भी करते हैं, और सारी चीजें। उनके लिए क्या कहते हैं कि ये अमित शाह के पास जाते हैं, और अमित शाह जी कहते हैं कि भाई इनका दिमाग खराब हो गया और इनको अपने आप टाइम आने पे सबक मिल जाएगा। ये अमित शाह जी किसके लिए कह रहे हैं? जिनकी वो एक तरह से कहो पूजा करते आए हैं अपने पूरे राजनीतिक सफर में, जिनके सहयोगी बन के कंधे से कंधा मिला के वो आज के नहीं, आज से कितने वर्ष, मतलब कितने वर्ष का लंबा एक कार्यकाल उनका इकट्ठे चलता आ रहा है, एक दूसरे की आंख का इशारा समझने वाले व्यक्ति हैं। तो उनके लिए कहते हैं कि भाई इनका दिमाग खराब हो गया और समय आने पे इनके पता चल जाएगा। अब ये वाक्य वो जनसभा में सत्यपाल मलिक जी कह तो देते हैं। कहने के बाद अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वो आप अगर ढूंढोगे तो आपको मिल भी जाएगा वो इंटरव्यू, कि भाई ऐसा है, वो उस समय मैंने झूठ बोला था और अब मैं उस झूठ को वापस ले रहा हूं। दोस्तों, आप भी एक बड़े इसी समाज में रहते हैं, मैं भी इस समाज में रहता हूं, बहुत से एक्सपीरियंस आपको भी होगा, मुझे भी है।
झूठ को या शब्दों को वापस लेने का कोई वाक्य आपने देखा है क्या? कि भाई मैंने आपको 4 शब्द दिए थे, वो गलत थे, वो मेरे शब्द वापस कर दो, ऐसा कभी हुआ है? सामान के बारे में तो होता है, किसी दुकान से सामान खरीदा, गलत होगा, चलो मैं मोड़ आऊंगा। ये कहते भी वो मैंने झूठ बोला था, एडमिट कर रहे हैं कि मैंने झूठ बोला था और उसको मैं वापस ले रहा हूं। एक वाक्य तो इन्होंने ऐसा करा जिसको अपने झूठ को खुद ही मान के इन्होंने वापस ले लिया। फिर ये दूसरा वाक्य क्या कह रहे हैं आजकल कि भाई मैं जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिलने के लिए मैंने समय मांगा और मुझे समय देने से मना कर दिया। और समय ना देने का ये बड़ा दिलचस्प वाक्य है। समय ना देने का दोस्तों एक कारण क्या बता रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति जी से मिलने का जो भी सूची तैयार होती है वो पीएमओ से तैयार होती है, क्योंकि इन्होंने निशाना किस पे साधना है? आदरणीय श्री मोदी जी पे, कि भाई पीएमओ से सूची तैयार होती है और मेरा नाम उसमें था नहीं, इस करके मेरे को मिलने का मौका नहीं दिया गया। ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल आजाद भारत में तो ना था, ना है, ना होगा कि भाई राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री आवास से सूची तैयार होकर आती हो। ठीक है जी, ये भी आने वाले वक्त में ये इसकी क्लैरिफिकेशन भी बहुत जल्दी देने वाले हैं, क्योंकि पलट भी आते हैं अपनी बातों से। फिर आता सबसे सेंसिटिव इशू। ये तो एक छोटे वाक्य कह सकते हो आप, वैसे तो ये राजनीतिक नासमझी नहीं है, बहुत समझदार एक एक्सपीरियंस अपने आप को मानते हैं ये। लेकिन अब जो वाक्य मैं कहना चाहता हूं, जो बता रहा हूं आपको, बहुत सेंसिटिव वाक्य है दोस्तों। वो वाक्य है जो ये देश की छवि खराब करने पे आमादा हो गए। ये पुलवामा को लेके अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सेंटर पे निशाना साधने के लिए, अमित शाह जी पे निशाना साधने के लिए ये पुलवामा को लेके अजीब अजीब टिप्पणियां कर रहे हैं। कभी कहते हैं भी सेंटर और सीआरपीएफ की नाकामी का नतीजा है पुलवामा। अब ये बात इन्होंने बोल तो दी, बोलने के बाद सेंटर से क्या मतलब था? मोदी जी। और सीआरपीएफ से क्या मतलब था? होम मिनिस्ट्री। अब इनको था भाई होम मिनिस्ट्री मींस अमित शाह, लेकिन वहां क्या कहते हैं भाई जल्दबाजी में बोल गए। और जैसे सियाने कहते हैं भाई तोल मोल के बोल, कि भाई जब आप कोई चीज कहते हो तो बहुत उसको सोच विचार करके कहें। इन्होंने जल्दबाजी में कहीं वाक्य दे दिया। उसके बाद जब इन्हें देखा कि भाई उस टाइम गृह मंत्री थे कौन? गृह मंत्री थे श्री राजनाथ जी, और राजनाथ जी भी यूपी से आते हैं, और इनके और राजनाथ जी के जो संबंध हैं वो पार्टी स्तर पे काम किया है, तो अच्छे, बहुत लंबा एक कार्यकाल इकट्ठा रहा है, तो इनके उनके साथ संबंध अच्छे ताल्लुकात है। ये मतलब कि उनकी बुराई करना नहीं चाहते थे, लेकिन इनसे हो गई। अब जब उनकी बुराई हो गई, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर सीआरपीएफ आती है और सीआरपीएफ का मतलब राजनाथ जी, डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने। फिर ये क्या कहते हैं भाई नहीं, राजनाथ जी जैसा तो व्यक्ति हो नहीं सकता, राजनाथ जी को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए अगला। भाई आपसे पूछा किसने है? कोई पूछ रहा है आपसे? आप किसी कमेटी के सदस्य हो या आप जनता हो? जिस जनता ने, करोड़ों की जनता ने मोदी जी को चुना है, आप कौन हो आप जो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हो? और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनाथ जी को भी टिप्पणी बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो देश के खिलाफ बोल रहा है वो उनकी फेवर में कोई ऐसी बात कहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है जो एक इतने लंबे टाइम से चलता आ रहा व्यक्ति ऐसी बातें करने लग जाए। जहां तक मेरी समझ कहती है, जो नेता होता है ना जी, जो नेता होता है ये बड़े बड़े बंगलों में रहने का आदी हो जाता है। जब ये इतने लंबे समय से एक शेड्यूल में चलता है जहां सिक्योरिटी भी चलती है, पावर भी होती है, बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, तो कुछ व्यक्तियों के मन में लालच आ जाता है। और जब वो सब उनको छिनता दिखता है ना, अब जैसे 2022 के आसपास इनको ये विश्वास हो गया भाई अब मुझे पार्टी मौका देगी नहीं, मौका देगी नहीं तो मेरे से सब कुछ चला जाएगा, कोठी चली जाएगी, गाड़ी चली जाएगी, पावर चली जाएगी, जो सिक्योरिटी गार्ड साथ चलती है वो भी छिन जाएगी। तो नेता क्या रुख अपनाते हैं? कई बार अपनी ही पार्टी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। ये पहले भी कहीं आपने ऐसे किस्से सुने होंगे, भाई प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे तो पार्टी क्या होती है कि भाई जब अंदर का आदमी कोई भी बात कहे, चाहे झूठ कहे, तो लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। तो पार्टी इस प्रेशर में आ जाती है कि नहीं यार ये 4 आदमियों को खराब करेगा, गलत बोलेगा, जाके झूठ बोलेगा, तो इससे बेटर है भाई इसे शांत कराने के लिए कोई ना कोई चीज, कोई पोस्ट, कोई पद दे दो। लेकिन ये सब करने से पहले
ये भूल गए कि अब दिल्ली में जो मालिक हैं, जो राजा हैं, वो एक्चुअल में राजा नहीं है, वो सेवक हैं भारत के। आपके देश के सेवक बैठे हैं वहां पे, और उनको देश से ऊपर कुछ नहीं है, अपनी पर्सनल इमेज भी नहीं है, और किसी ऐसे प्रेशर में आके वो काम भी नहीं करते। ये उनका इतिहास है। जो उनको थोड़ा सा भी समझते हैं, नाखून बराबर भी जो मोदी जी और उनकी कैबिनेट को पूरी को समझते हैं, वो ये बात भली भांति जानते हैं भाई ये प्रेशर टैक्टिक्स में काम नहीं करते। और वही नतीजा सामने आया कि प्रेशर में उन्होंने कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा पोस्ट दिया नहीं। इसलिए अब ये जगह जगह, अब जहां भी देश को तोड़ने की कोई भी बात होती है, कोई भी बदनाम करने की बात होती है पार्टी को, देश को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, तो ये वहां आपको हाजिर मिलेंगे, चाहे इनसे चला जाए चाहे ना चला जाए। एक जगह तो मैंने देखा है व्हील चेयर पे बैठे थे वहां पे जाके। बताओ, आपने इतनी सेवाएं दे दी देश को, चलो हम ये भी मान लें आप बहुत आपने सेवा दी, आपने बिल्कुल एकदम बिल्कुल किसी उससे साफ मन से सेवाएं दी, तो अब रिटायर हो गए। रिटायरमेंट तो एक सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। जब आप अब सेवा मुक्त कर दिए गए हैं तो अपना घर बैठे पार्टी की सेवा करें, जनता की सेवा करें। सेवा करने के लिए कोई पोस्ट तो चाहिए नहीं, आप सेवा करते रहें। तो ये तो थी साथियों सतपाल मलिक जी की कहानी। अब बात करते हैं कि जो लोग एक बहुत छोटा, बहुत घिनौना बात जो करते हैं पुलवामा को लेके कि ये राजनीति का हमला था। दोस्तों, ये चुभती ऐसी थी, सीने में लगती है ये बात कि कोई भी मां भारती का लाल ऐसा सोच सकता है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने अपने पार्लियामेंट में इस चीज की जिम्मेवारी ली कि हम से गलती होगी, हमारा टाइमिंग ठीक नहीं बैठा। उसके बाद भी ये जो विपक्षी दल है, चाहे वो कोई भी है, जो देश की छवि खराब करना चाहते हैं, वो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं जो बहुत चुभते हैं एक नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते। दोस्तों, अगर आप पुलवामा हमले की कार्रवाई जो उसके बाद की गई सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन 2 महीने बाद थे, बालाकोट एयर स्ट्राइक, अगर वो एयर स्ट्राइक, साथियों जब युद्ध होता है ना, युद्ध में परिणाम क्या निकलेगा ये युद्ध के बाद पता चलता है। हौसले दोनों सेनाओं के बुलंद होते हैं, लेकिन जीतती एक है, और वो आपको पहले से ही पता नहीं होता। बालाकोट एयर स्ट्राइक में 19-20 भी गड़बड़ हो जाती तो क्या ये सरकार दोबारा चुनी जाती? क्या इस सरकार ने इस चीज की परवाह करी? क्योंकि इनके लिए नेशन फर्स्ट है, अपने देश की सुरक्षा प्राथमिकता जनसंघ के टाइम से बीजेपी वालों की रही है। और ये समय समय पर, चाहे वो कारगिल की बात हो, चाहे अब बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, समय समय पर ये उसका उदाहरण भी देते आए। दोस्तों, बालाकोट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, ये किसको पता था? कौन ऐसा भविष्यवाणी करने वाला पैदा हो गया जो ये कह देगा हाँ ये काम हम करेंगे और सक्सेसफुल ही होगा? फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वही बता दिया करेगा और वो काम वैसे ही हुआ करेगा। लेकिन इसके पीछे, इसके सक्सेस के पीछे थी भारत सरकार की नीयत, भारत सरकार का देश के प्रति प्यार, कि वो अपने सैनिकों का हुआ नुकसान, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस भावना के साथ जो कार्य उन्होंने करा उसका नतीजा था बालाकोट। और बालाकोट के बाद जो पाकिस्तान की बेइज्जती पूरे वर्ल्ड में करने में हम कामयाब हुए हैं, इस पे तो हमें गौरव होना चाहिए, चाहे किसी भी दल के हो। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो लगा कैसा, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, थोड़ा हौसला मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।